नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये 2021 के बंगाल चुनाव की याद दिला रहा है। बंगाल चुनाव में दीदी ओ दीदी आपने सुना और यहाँ आप आपदा सुन रहे हैं। लेकिन दिल्ली और बंगाल के चुनाव में दीदी ओ दीदी और आपदा जैसे शब्दों का प्रयोग इसी मामले में समानता नहीं है। दरअसल दिल्ली और बंगाल के चुनाव को यदि आप एक साथ अवलोकन करने की कोशिश करें तो बंगाल में भी एक तीसरा फैक्टर था। बंगाल में भी ऐसे मतदाता बहुतायत में थे, ऐसे वोटर्स की तादाद काफी थी जो ममता बनर्जी से खुश नहीं थे। लेकिन बावजूद एक सेंट्रल नैरेटिव, एक केंद्रीय मुद्दा वहां सेट हुआ और वो केंद्रीय मुद्दा ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं लाना है। और इसी मुद्दे पर बंगाल का चुनाव अंततः केंद्रित हो गया और तीसरा फैक्टर जाकर ताराशाही होता हुआ दिखा। दिल्ली में भी चुनाव के तकरीबन 20-25 दिन पहले, मतदान के 20-25 दिन पहले हालात यही दिख रहे हैं कि दिल्ली के मतदाताओं का वर्ग जो 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल से बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, एक तरफा मामला चुनाव के पहले दिख रहा था, वो मामला आज नहीं दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को वोट न दे, आम आदमी पार्टी को वोट न दे तो वोट किसे दे? ये स्थिति आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले, जो पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी को 20 सीटें देने वाली जो पार्टियां थी, उनके अंदर यह स्थिति बनती हुई दिख रही है कि अब वोट दे तो किसे दे, केजरीवाल को न दे तो किसे दे। और इस तरह की स्थिति में क्या होता है आपको पता ही है। पिछले 10 सालों से बिहार में यह स्थिति बनी हुई है कि चलो नीतीश कुमार को तो बदल देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट न दे तो आखिर दे किसे? उस हालात का फायदा नीतीश कुमार उठाते रहे। ममता बनर्जी को भी 10 साल देखने के बाद 2021 में यही स्थिति थी कि आखिर किसे वोट दें। विकल्प लोगों को मिल नहीं रहा था। हालांकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि टीना फैक्टर नहीं होता। टीना फैक्टर संक्षेप में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव। संक्षेप में उसे टीना फैक्टर कहते हैं। तो टीना फैक्टर की अनुपस्थिति, देयर इज नो अल्टरनेटिव वाली उसकी उपस्थिति नीतीश कुमार की सत्ता को अब तक बनाए हुए है। ममता बनर्जी को पिछली बार इस तरह आमने सामने की लड़ाई जैसी स्थिति बनी जिसमें ममता बनर्जी को वोट देने के में अनिच्छुक रहा तबका भी ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट देने चला गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली की स्थिति को देखिए, कैसे ये बंगाल के साथ रिजेंबल कर रही है, कैसे बंगाल की परिस्थितियों के अनुरूप है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब सत्ता में आई 48 दिनों के लिए 2013 में, और 48 दिनों में बिजली पानी को फ्री किया और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का वादा किया। ये बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में काम हुए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मोहल्ला क्लिनिक ने भी शुरुआती दौर में लोगों के अंदर एक हलचल मचाई और सकारात्मक संकेत दिए, जिसका फायदा 15 में भी मिला आम आदमी पार्टी को और 20 में भी मिला। तमाम संवैधानिक सवाल और केंद्र के साथ टकराहट की स्थिति भी बनी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के रुख के प्रति ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के मामले में उनके उनके स्टैंड को सही ठहराया। संविधान पीठ का फैसला भी आया, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से एक नई व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई। दोनों बार यही हुआ। असल सवाल यह है कि दिल्ली के वोटर्स या इस देश में कहीं के भी वोटर्स हो, संवैधानिक मुद्दों पर बहुत ज्यादा नहीं जाते। वो कभी मुद्दा नहीं बनता। आपातकाल वाले मुद्दे को यदि छोड़ दें तो इस देश में कभी वैसी स्थिति नहीं बनती कि सत्ता की तानाशाही और सत्ता की एक तरफा मनमाना रवैया कभी मुद्दा बना हो। आमतौर पर वोटर सामान्य चुनाव में अपनी रोजी रोटी इन सभी मुद्दों पर वोट करता है। इसीलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो नाराजगी दिख रही है लोगों में, एक ठीक ठाक तबके में, क्या वो कांग्रेस पार्टी उसका फायदा उठाने की स्थिति में है? अब ज्यादातर यहाँ पर नाराज होने वाले तबके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, सभी लोग। सिखों की नाराजगी का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जिस प्रकार से
राजघाट पर जगह न देकर निगम बोध घाट पर जगह दिया गया, उसको लेकर सिख समुदाय बीजेपी की तरफ तो जा नहीं सकता। मनमोहन सिंह इस देश के इकलौते सिख प्रधानमंत्री, और जो जज्बातों को दिल्ली में वोटर्स के बीच जिस ढंग से ले जाने की कोशिश हुई, कांग्रेस पार्टी उसमें कामयाब तो हुई, लेकिन घूम फिर कर सवाल यही आ रहा है कि वोटर्स के बीच मुद्दा क्या है। वोटर्स के बीच क्या मुद्दा कांग्रेस पार्टी को वोट देकर दिल्ली में जिंदा करना है? वोटर्स के बीच मुद्दा क्या आम आदमी पार्टी को हटाना है? वोटर्स के बीच मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के द्वारा खासकर दलित वोटर्स के बीच बाबा साहब के ऊपर दिए गए बयान को लेकर के वोटों के माध्यम से अपनी राय को रखना है? इन सभी परिस्थितियों को देखें तो नाराजगी के बावजूद ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तरफ आखिर में जाते जाते वो नाराज वोटर उसी तरह से झुक सकते हैं जैसे ममता बनर्जी के पक्ष में 2021 के बंगाल चुनाव में झुक गए थे, क्योंकि बंगाल के वोटर्स को एक ही चीज नजर आ रहा था, कांग्रेस पार्टी के प्रति भी सिंपैथी थी, सीपीएम के प्रति भी, क्योंकि वहां 34 साल राज रहा तो सीपीएम के अभी गांव गांव में कैडर है, वापस लोग लौटना भी चाहते थे, ठीक ठाक तबका लौटना चाहता था, लेकिन वोटिंग के वक्त सबके दिमाग में एक चीज चल रही थी। बंगाल के वोटर से आप बात करते, 3 मिनट आप माइक लगा दीजिए जाके, उस चुनाव की स्थिति में बता रहा हूं, 3 मिनट आप बात करें, 3 मिनट में 2 मिनट 40 सेकंड तक वोटर बात करता था कि शासन से उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही पूछा जाता क्या आप ममता बनर्जी को वोट नहीं करेंगे, वहां वोटर चुप्पी साध जाता था और लोगों को फिर लग जाता था कि नहीं। ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है कि हाउ टू चेक बीजेपी, और हाउ टू चेक बीजेपी की स्थिति जब बंगाल में बनी तो टीएमसी और कांग्रेस और सीपीएम की तरफ जो वोट जा रहे थे वो वोट अंततः एक्सट्रीम लेवल के दो पार्टियों के बीच हुए पोलराइजेशन में, ध्रुवीकरण में, आर या पार, आमने सामने के मामले में सीधा सीधा टीएमसी में ही जाकर रुका। यही स्थिति दिल्ली में बन रही है। दिल्ली में दलित तबके को भी लग रहा है कि शिक्षा ठीक है अरविंद केजरीवाल ने अच्छी की, लेकिन उसके आगे क्या? स्वास्थ्य ठीक है पहले की तुलना में मोहल्ला स्तर पर उत्तरोत्तर रूप से चीजें कुछ बेहतर हुई, ये दिल्ली के वोटर को लग रहा है, लेकिन क्या जैसे नीतीश कुमार बिहार में 2005 से 10 के कार्यकाल के 5 सालों का वोट अभी तक ले रहे हैं, क्या उसी तरह अरविंद केजरीवाल को वोट मिलेगा? ये सारे सवाल हैं जिससे दिल्ली के वोटर के मन में एक दुविधा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट न देने से क्या बीजेपी दिल्ली में घुस जाएगी? ये दलितों के भीतर भी है, सिखों के भीतर भी है, और ये अल्पसंख्यकों मुसलमानों के भीतर भी है। लेकिन सबसे ज्यादा ये बात किसी के अंदर गहरी पैठ की हुई है तो याद रखिए दिल्ली के वोटर के कंपोजिशन को। सामुदायिक आधार पर मैंने देख लिया, अब जरा सोसाइटी के अलग अलग क्लास को देखिए, कम्युनिटी के आधार पर तो देख लिया, क्लास को भी देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर एप्रीहेंशन है। दिल्ली मूल रूप से सरकारी कर्मचारियों, छोटे व्यवसायियों, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक विस्तारित शहर है। लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में रिटायर होते चले गए और दिल्ली में 100 गज 50 गज जमीन खरीद कर या अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद कर बसते चले गए। मोटे तौर पर दिल्ली इन्हीं का शहर है। इसके अलावा छोटे व्यवसायी, चाहे भारत विभाजन के समय 1947 के विभाजन के समय पड़ोस से आए हुए लोग हों शरणार्थी के रूप में, उन्हें दिल्ली में बसाया गया, या फिर छोटे छोटे व्यवसायी और दूसरे लोग जो बिहार, यूपी, उत्तराखंड के इलाके से आकर, थोड़े बहुत राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी आकर यहाँ पर बसने लगे, वो लोग हैं दिल्ली के वोटर, जो छोटे व्यवसायी और आम तौर पर गुजारे लायक रोजगार करने वाले लोगों का की बहुतायत है। यहाँ 80-90% वोटर वही है। अब सरकारी कर्मचारियों की स्थिति देखें, 8वां वेतन आयोग लाने के बारे में अब तक कोई चर्चा नहीं है। हर वेतन आयोग की सिफारिशें तो किसी भी दशक के छठे साल यानी 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 96, 1 जनवरी 2016 ऐसे लागू कर दी जाती है, लेकिन अब 25 तो आ गया, वेतन आयोग ही गठित नहीं हुआ, तो 26 में वेतन आयोग की सिफारिशें वेतन भोगियों को और पेंशनर को कहां से मिलेगी? तो एक वो मुद्दा है
कि 8वां वेतन आयोग सरकार ला नहीं रही है, लाने के प्रति कोई इच्छा नहीं दिखाती, फिर भला दिल्ली के वोटर कैसे बीजेपी के साथ जाएंगे। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह जिस तरह से ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता निकालकर 50% से शुरू होने वाली जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसकी जगह एक बीच के रास्ते में मुलम्मा देने की जो कोशिश हुई कि ना वो ना ये हम बीच में देते हैं, उसको लेकर भी सरकारी कर्मचारियों के मन में एक दुविधा है कि भाई जो पुराने कर्मचारी 2004 के पहले के हैं उन्हें तो वो मिलेगा, बाकियों को ये कैसे ना मिले। तो उसको लेकर अलग नाराजगी। छोटे व्यवसायियों की स्थिति ये है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के दौर में, फ्लिपकार्ट अमेजन के दौर में, घर बैठे सामान डिलीवरी कराने के दौर में दुकानों पर भीड़ घट गई है, मॉल्स में भीड़ घट गई है। जो भीड़ दिखती है वो घूमने जाने वाले तो होते हैं, घूमकर आइसक्रीम खाकर वापस आने वाले। खरीदारी करने वाली भीड़ मॉल में बहुत कम होती है, दुकानों में और कम हो जाती है। तो छोटे व्यवसायियों की स्थिति है वो जीएसटी की मार से अलग परेशान है, और कंज्यूमर बिहेवियर ऑनलाइन मार्केटिंग और 1.5 जीबी डेटा के दौर में जिस प्रकार से बदला है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को सीमित किया है दिल्ली में। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सीमित बीजेपी की संभावनाओं को किया है, फिर अरविंद केजरीवाल की संभावनाओं को कैसे सीमित किया, और फिर भी उनके चांसेज बाकियों की तुलना में ब्राइट क्यों लग रहे हैं। तो पहली बात ये, अरविंद केजरीवाल से जो नाराजगी है वो नाराजगी दूसरे स्तर की है। जैसे एक ही किस्म का खाना खा के लोग रोज बोर हो जाते हैं, वही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ है कि अरविंद केजरीवाल से लोग नाराज हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के भक्त बने हुए लोग 400 पार के नारे के बावजूद 10 साल चूंकि नरेंद्र मोदी को हो गए थे, किसी तरह घिसट के सत्ता में आने लायक ही बना पाए, वो भी नीतीश नायडू की बैसाखियों के बूते। यही स्थिति दिल्ली के वोटर की है। क्या दिल्ली में बैसाखियों के बूते आने लायक बनाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को? ये सवाल जितना बड़ा है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल के लिए बैसाखी के रूप में कांग्रेस पार्टी को, यानी एक एक्सटेंडेड इंडिया अलायंस को ही दिल्ली में भी जीवित रखने की कोशिश की जाएगी, तो वोटर के बीच सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि कहीं इस खेला के बीच में ये तो ना हो जाएगा कि न इधर के रहे न उधर के रहे और दो के बीच वोट बटे और बीच में भारतीय जनता पार्टी निकल गई। मैंने जिन तबकों का जिक्र किया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो वेतनभोगी हो, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो जीएसटी की मार से परेशान छोटे व्यवसायी हो, इन सब के बीच एप्रीहेंशन बीजेपी को लेकर है, चिंताएं बीजेपी को लेकर है। आम आदमी पार्टी को लेकर चिंता नहीं है, आम आदमी पार्टी से नाराजगी है, चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रति उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन उम्मीदों पर खड़े उतरने की स्थिति में सांगठनिक तौर पर उम्मीदवारों के तौर पर सभी 70 विधानसभा सीटों पर नहीं आ पाई है, जिसको लेकर वोटर के बीच में यह आशंका है कि कहीं खेल ना हो जाए, वोट बटे बटे तो कटे। ये स्थिति एंटी बीजेपी वाले वोटर्स को दिमाग में भरती जा रही है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये हालात बने हुए हैं। और अब जरा उस परिस्थिति को भी देख लीजिए कि तमाम तरह के ऊब के बावजूद, लोगों के ऊबने के बावजूद आम आदमी पार्टी के पक्ष में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। ये तो मैंने बताया कि नाराजगी क्यों है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो फैक्टर काम कर रहा है वो भी बंगाल से मिलता जुलता है। जैसे बंगाल की गीतांजलि स्कीम थी आवास वाली, गरीबों के बीच, या भद्रलोक का लेफ्ट लिबरल रुझान। इसी तरह से दिल्ली की स्थिति यह है कि दिल्ली में क्योंकि 80% से ज्यादा लोग दिल्ली में ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 50,000 रुपए या उससे कम है, और 50,000 रुपए से कम जब दिल्ली की मासिक आय है तो एक बात तय मानिए, 200 यूनिट फ्री बिजली अगर आप नोएडा में लेते हैं तो 200 यूनिट फ्री बिजली तकरीबन 1300-1400 रुपए की हो जाती है। और दिल्ली में 1300-1400 रुपए, जिसकी आमदनी 50,000 रुपए है, 1300-1400 रुपए की बिजली और 1300-1400 रुपए का पानी, ये 2,500-3,000 रुपए होते हैं। तो 50,000 रुपए से कम यानी 40-45-48,000 रुपए या 30,000 रुपए कमाने वाला, 20,000 रुपए कमाने वाला जो परिवार है, उसके लिए ये 3,000 2,500 रुपए की जो बचत है, ये बड़ी बचत के रूप में सामने आता है, बहुत बड़ी बचत के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि उसे लगता है कि ये 3,000 अगर हमारे खर्च में से निकल जाते तो उसका बजट गड़बड़ा जाता है, वो 3,000 रुपए उसके लिए मायने रखते हैं।
ये एक बड़ा फैक्टर है कि लोगों को लग रहा है कि चलो जब तक विकल्प नहीं मिलता है तब तक इसको ढोते रहो, ये स्थिति है। तो दिल्ली के वोटर्स के बीच में जहां महंगाई चरम पर है, जहां पर बचत कम होती जा रही है और लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, खर्च के लायक हालात नहीं है, इन सब हालातों के बीच में जो परिस्थितियां हैं, वहां छोटी-छोटी बचत भी लोअर मिडिल क्लास के शहर, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के शहर, तकरीबन पौने 700 झुग्गी क्लस्टर में बसे हुए शहर, इन सब के लिए वो एक बहुत बड़े वोट बैंक के बहुत बड़ी राहत के रूप में सामने आता है। और वही राहत चुनाव के वक्त खास करके अर्बन एग्लोमेरेशन में, शहरी इलाकों में एक बड़े वोट बैंक की परिस्थितियों को निर्मित करता है कि नहीं, जब तक इससे बेहतर ऑप्शन ना मिले, स्वाभाविक है कि तब तक वो उसे बदलने की सोचता नहीं है। लेकिन चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने अगर मजबूती से 25 सीटों पर भी चुनाव लड़ लिया, 25 सीटें भी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ ली, तो ये तो तय मानिए कि 25 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में कहीं कांग्रेस जीते, कहीं आप जीते और कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी रास्ता खुल जाए। कहा कुछ नहीं जा सकता। अंतिम दौर पर यह देखिए कि मध्य वर्ग किधर झुकता है, अल्पसंख्यक किधर झुकता है, दलित वर्ग किधर झुकता है और जो पूर्वांचली मुद्दे बनाए जाने की कोशिश हो रही है, उस मुद्दे में बहुत ज्यादा दम इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पूर्वांचलियों के प्रति अरविंद केजरीवाल का बयान है। तो उस बयान को यदि थोड़ा और पीछे जाकर देखें, तो एक दौर में तो शीला दीक्षित ने भी कह दिया था कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आते हैं, हर साल 5 या 6 लाख लोगों का जिक्र किया था, जो वापस जाते ही नहीं। तो बयान को अगर आधार बनाया जाए तो बहुत सारी चीजें होती है, और बयान ही अगर आधार है तो फिर आप देख रहे हैं कि पूर्वांचलियों को मिल क्या रहा है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, आखिर 10 साल के शासनकाल में, बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग ट्रेनों में भर भर कर गुजरात की फैक्ट्रियों में जाएं। अगर उधर विकास हो जाएगा तो उधर की फैक्ट्रियों में जाना बंद हो जाएंगे, चाहे इंजीनियर हो या मजदूर हो। वो हालात तो लाए नहीं गए। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट लोगों को यह दिख रहा है कि इधर नहीं तो उधर कौन सा बेहतर सही। और ज्यादातर पूर्वांचल के लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके लिए सरकारी स्कूलों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था एक मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल के प्रति, उनकी सरकार के प्रति नाराजगी के बावजूद, कांग्रेस पार्टी के प्रति उम्मीद की किरण दिखने के बावजूद, और वो उम्मीद की किरण अगर सांगठनिक रूप से 70 में 70 विधानसभा सीटों पर फ्रंट रनर होती, तो यकीन मानिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में 5 सीटें निकालने में मुश्किल हो जाती। दिल्ली का वोटर मिजाज से कांग्रेसी रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जब उसका मिजाज कांग्रेसी है तो तय मानिए कि कांग्रेस पार्टी और उस पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने आप को कार्यक्रमों के आधार पर ढालने की कोशिश की या प्रचारित करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसका वो फायदा ले रही है। वरना दिल्ली में एक बार भाजपा को 1993 में लोगों ने मौका दिया था, दोबारा मौका नहीं दिया। 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए, महंगा प्याज भी लोगों ने देखा। लेकिन दिल्ली का वोटर वो नहीं है जिसे आप सोशल मीडिया मीम के तौर पर और अलग अलग वीडियो क्लिप में देखते हैं, कई पत्रकारों और यूट्यूबरों के क्लिप में, जो अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में लोग मिल जाते हैं कहने वाले कि चाहे 500 रुपए पेट्रोल हो जाए या 5,000 रुपए पेट्रोल डीजल हो जाए, तब भी वो जाकर के जागो हिंदू जागो और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो वाली व्यवस्था के पोषक बने रहेंगे। ये कहने वाला वोटर दिल्ली में नहीं है। उसके 500 रुपए बचते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता के गिरते ग्राफ के बावजूद अभी भी ओपन बना हुआ है। और ये ओपन चुनाव आखिरी दौर में बंगाल की तरह बहुत संभव है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप चुनाव चिन्ह के पक्ष में झुक जाए। बाकी देखते जाइए, चुनाव है, लोकतंत्र में चमत्कार को हमेशा नमस्कार किया जाता है। क्या पता दिल्ली के मतदाता भी चमत्कार को ही नमस्कार करने की भूमिका में आ जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।